नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक SCR। आज के डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण एग्ज़ाम फैक्ट को लेकर के। ये तथ्य निकाला गया है द हिंदू, द फेमस न्यूज़पेपर और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB से। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है IBPS FAO के लिए, नाबार्ड के लिए, FCI, इफ़को, ADO के लिए। एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए थोड़े से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर IBPS FAO, नाबार्ड है, इस तरह के एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम है, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में आपको देखने को मिलेगा टेस्ट, गूगल क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहले हम बात करेंगे पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चरल स्टार्टअप। तो पॉलिसी को लेकर के, खास करके एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है, उनके पॉलिसी को लेकर के क्या रिसेंट में बात हुई है मिनिस्ट्री लेवल में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव किया गया है एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स के लिए। जितने भी एग्रीकल्चर से संबंध काम धंधे हैं, जो बिजनेस हैं, उनको लेकर के क्या पॉलिसी है, उसका अनाउंसमेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। यहाँ बहुत सारे छोटे एग्ज़ाम हैं, उनमें मिनिस्टर का भी नाम पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है। और बाकी उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्टअप सेटअप किया, इसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव है, उसको अनाउंस किया गया है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो दिल्ली है, इस दिल्ली में अभी पूसा मेला ग्राउंड में PM किसान सम्मान सम्मेलन हो रहा था, उसके दूसरे दिन में। तो ये भी याद रखिए कि लेटेस्ट का डाटा ये भी है कि PM किसान सम्मान सम्मेलन वर्तमान में कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने अनाउंस किया। पहला अनाउंसमेंट ये था कि ₹500 करोड़ एक्सलरेटर प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव लिया गया कि 500 करोड़ एक्सलरेटर प्रोग्राम के रूप में रखा गया। ये पैसा एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो करेंगे उनके लिए है, उनको सपोर्ट के रूप में। तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये 500 करोड़ रुपया एक्सलरेटर प्रोग्राम के तहत में रखा गया है। दूसरा अनाउंसमेंट ये किया गया कि एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनेगी और उसका चेयरमैन एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद होंगे, ताकि एग्रीकल्चर स्टार्टअप का ये इकोसिस्टम है, कैसे काम कर रहा है, उसको लेकर के वो रिव्यू जान सकें, समझ सकें। फिर तीसरा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट था कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगा और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड होंगे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, चेयरमैनशिप। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से लोगों को मदद मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ का रिव्यू करना। इसके अतिरिक्त एक अलग ही डिवीज़न बनेगा, इसका भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पार्ट के रूप में एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए एक सेपरेट डिवीज़न बनेगा। ये भी अनाउंसमेंट हुआ, ये भी अनाउंसमेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने किया। तो ये मेजर अनाउंसमेंट थे इस एग्रीकल्चर स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के। एक सेल बनेगा और उस सेल का काम होगा एक सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम करना, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप को फैसिलिटेट करे और हर डिपार्टमेंट को वो जोड़े और एक साथ में काम करने के लिए वो मुहैया प्रदान करे, एक फैसिलिटेट करे। तो एक सेल या एक ब्लॉक तैयार करने की बात है। फिर हम जानते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ क्या आपको ध्यान रखना है
कि प्रेजेंट में श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा खरंदजले है, ये इन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। तो कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि यूनियन मिनिस्टर अभी जैसे हमने कहा कि नरेंद्र तोमर हैं, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए कि एक 3 या 2 अलग मिनिस्टर होते हैं मेन मिनिस्टर में। ये एक तरह से सपोर्टिव मिनिस्टर हैं, अलग अलग बड़े जैसे एग्रीकल्चर कार्य है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके सब काम को यूनियन मिनिस्टर नहीं संभाल पाते। तो कुछ काम को ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं उनको दे दिया जाता है, श्री कैलाश चौधरी जी को और सुश्री शोभा खरंदजले। ये भी इस अनाउंसमेंट के दौरान में प्रेजेंट थे, और साथ ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री मनोज आहूजा जी और आईसीआर के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हिमांशु पाठक भी इस कार्यक्रम में थे, वहाँ पे प्रेजेंस थे। अब जानते हैं कि इस छोटे से टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक, श्री कैलाश चौधरी, सुश्री शोभा खरंदजले और श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये क्वेश्चन है, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर आपका पुट कर सकते हैं, या डायरेक्टली वहाँ गूगल क्विज का एक लिंक कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन जगह में, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कहाँ के मेला ग्राउंड में हुआ था? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर और करनाल। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चरल स्टार्टअप वाज अनाउंस्ड विद ₹500 करोड़ एक्सलेटर प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड। दूसरा है, हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी विल बी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सी है, एग्रीकल्चरल कमेटी विल फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके जो गूगल क्विज लिंक है उससे प्रैक्टिस करके भी आप जान सकते हैं। तीसरा बात जानते हैं, यहाँ पे एक और टॉपिक जो आज की तारीख में न्यूज़ में था उसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। तो ये पॉइंट है पूसा डिकम्पोजर के बारे में। ये पॉइंट है पूसा डिकम्पोजर के बारे में। तो पूसा डिकम्पोजर में क्या बात था ये हम जानते हैं। हिंदुस्तान टाइम है एक फेमस न्यूज़, उन्होंने एक आर्टिकल छापा था, उसी के रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पूसा डिकम्पोजर के ऊपर में अपनी बात रखा। तो आइए जानते हैं क्या कहा था उसमें। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने पूसा डिकम्पोजर को डेवलप किया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक महत्वपूर्ण डीम्ड यूनिवर्सिटी है IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में। तो उसके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, उनके साइंटिस्ट ने ये पूसा डिकम्पोजर डेवलप किया। अब पूसा डिकम्पोजर क्या है और क्यों हाईलाइट में आया? तो पूसा डिकम्पोजर है वो फंजाई से बना माइक्रोब का एक पैडी के एक्स्ट्रा को ना रैपिडली डिकम्पोज करने वाला कंपोजिशन है। पूसा डिकम्पोजर एक कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, और उस कैप्सूल में 3 या 4 अलग अलग टाइप के फंगल स्पीसीज होते हैं, उनका घोल बनाया जाता है, उन्हें ग्रो अप किया जाता है, और जब ये माइक्रोब का फंजाई का एक भंडार बन जाता है, एक ज़्यादा संख्या हो जाता है, तो उसे पैडी स्ट्रा में स्प्रे करके डिकम्पोज करने के लिए किया जाता है। अब ये जो टूल है
डिकम्पोजिशन का पैडी इफ्ट्रा का, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप भली भांति जानते हैं कि पूसा डिकम्पोजर इसका उपयोग है पैडी इफ्ट्रा को डिकम्पोजिशन के लिए फील्ड में किया जाता है और ये तेज़ी से पॉपुलर होते जा रहा है। लेकिन इस संबंध में रिजल्ट को लेकर के कुछ बातें हैं। जैसे ईयर 2021 में पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, उत्तर प्रदेश और ये जो दिल्ली एनसीटी है, एनसीआर रीजन, इधर के राउंड में लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर में ये पूसा डिकम्पोजर का यूज़ किया गया। 2021 का डाटा है। यहाँ कौन कौन से स्टेट हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर। तो रिज़ल्ट में क्या पाया गया? रिज़ल्ट में ये पाया गया सैटेलाइट इमेज के थ्रू कि 92% एरिया है जहाँ पे स्प्रे किया गया था पूसा डिकम्पोजर का, वो बंद नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ, ये देखा गया। लेकिन साथ ही ये भी रिपोर्ट किया गया कि किसी तरह का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है इस बायो डिकम्पोजर का उपयोग करने से। और ये जो पूसा डिकम्पोजर है इसका एक्चुअल में क्यों यूटिलिटी है यूज़ का, यदि ये इस तरह से बड़े लेवल में डिकम्पोज करने में सक्षम हो जाता तो क्या बेनिफिट होते। जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ये ना एयर पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जो विंटर के टाइम में दिसंबर जनवरी में दिवाली के बाद भारी भरकम एयर पॉल्यूशन होता है, वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी PM 2.5 की वजह से होता है। और ये डस्ट का पार्टिकल जिसे PM 2.5 कहते हैं, ये बेसिकली जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ के किसान जब खरीफ के राइस या पैडी के फसल को काट लेते हैं तो जल्दी इनको नवंबर में ही गेहूं की बुआई के लिए खेत को तैयार करना होता है। तो जैसे अब हार्वेस्टिंग कंबाइन हार्वेस्टर से हो रहा है, तो जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं, स्पेशली राइस के इफ्ट्रा हैं पैडी के, वो खेत पे ही रह जाते हैं। तो किसान उसको जला देते हैं, इसे इफ्टेबल बर्निंग कहते हैं और इससे प्रदूषण होते जा रहा है और होता है बुरी तरह से एयर पोल्यूशन। सांस लेना दुभर हो जाता है दिल्ली एनसीआर रीजन में, क्योंकि धुआं है पंजाब हरियाणा तरफ से इधर पे आता है। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसी के समाधान की दिशा में कई तरह के प्रयास कोर्ट के डायरेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट में और अलग अलग गवर्नमेंट ने किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पूसा डिकम्पोजर को काफ़ी पॉपुलराइज करने की कोशिश की और इसके यूज़ को काफ़ी महत्व दिया। लेकिन बात आती है रिजल्ट के तरफ में कि क्या आउटकम रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह से पूसा डिकम्पोजर का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है। काफ़ी हद तक इसका रिजल्ट कुछ जगहों में है अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ा से। तो और भी रिजल्ट आने की बात है, कोई बैड इम्पैक्ट है नहीं, तो ये किया जा सकता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उनका क्या मत था ये जानते हैं। तो एयर पॉल्यूशन है ये दिल्ली एनसीआर में मेनली इफ्टेबल बर्निंग की वजह से होता है, पैडी इफ्टर जलाने से होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो कि दिल्ली एनसीआर के एडजॉइनिंग स्टेट हैं। यदि हम एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को दिल्ली एनसीआर से दूर करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ऑलरेडी स्कीम रन किया है। स्कीम का नाम है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जो 2018-19 से इफ़ेक्टिव है। और ये जो स्कीम के तहत क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत में जो एक्टिविटी है वो इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की बात करता है, इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की बात करता है।
यहाँ आप एक चीज़ पाते हैं कि किस तरह से जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर का वो एक बड़े लेवल का है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इनिशिएट किया। इस दिशा में मैं आपको बताना चाहूँगा, स्कीम ऑन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रमोट द यूज ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू रेसिड्यू मैनेजमेंट। यहाँ दोनों बातों पे जोर दिया जाता है, इन सीटू मैनेजमेंट एंड एक्स सीटू, मतलब वहीं पे और वहाँ से उठा करके दूसरे जगह ले जाते हैं और दूसरे जगह ले जा करके फिर उससे बिजली या फिर बायोफ्यूल तैयार करने का काम होता है, अन्य काम में लेते हैं उस क्रॉप रेसिड्यू को। तो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है दोनों चीज़ों को फोकस करवाता है, इन सीटू वहीं पे ही तोड़ तोड़ के जो डिकम्पोज करवाना है तो मशीनरी आते हैं जो उनको चॉप कर देते हैं और इन मशीन को जो कि उनको क्रॉप रेसिड्यू को पैडी एक्स्ट्रा को काटे और वहीं पे छोड़ दे। इसके लिए जो मशीन खरीदने के लिए किसान को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, एफपीओ को, पंचायत को, इनको सब्सिडी मिलता है इस मशीन को खरीदने के लिए जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग में यूज़फुल होता है। एक्सीटिव यूटिलाइजेशन ऑफ द इफ्ट्रा, जैसे जो भी इफ्ट्रा है पैडी इफ्ट्रा उनको खेत से कलेक्ट करके दूसरे जगह में ले गए और उस जगह में जो कंपनी है, कई सारे इंडस्ट्री हैं वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, जो पावर प्लांट है जो इसी क्रॉप रेसिड्यू को यूज़ करके एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, या फिर बायो इथेनॉल प्लांट्स हैं वहाँ पे भी पैडी इफ्ट्रा के उपयोग को प्रमोट किया जा रहा है। फिर आप देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ डेवलप्ड द पूसा डिकम्पोजर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर कौन सा है कमेंट्स बॉक्स में डालिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन की जगह में जो गूगल लिंक में क्विज है उसको अटेम्प्ट करिए। पूसा डिकम्पोजर इज ए माइक्रोबियल कंसोर्टियम ऑफ दिस स्पीसीज फॉर रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ पैडी इफ्ट्रा, बैक्टीरियल, वायरस, निमेटोडल एंड फंगल। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख करके आंसर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ्टबल फार्म बर्निंग इज ए कॉमन इन द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ, कहाँ पे, पंजाब हरियाणा यूपी में, महाराष्ट्र एमपी यूपी में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में। तो इस तरह से क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ में। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 कहता है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है इज इफेक्टिव फ्रॉम 2018-19, करेक्ट है या नहीं ये बताइए। स्टेटमेंट 2 है स्कीम ऑन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रमोट द यूज ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर ओनली, केवल फार्मर को मदद जाता है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करने के लिए। ये स्टेटमेंट 2 है। तो आप तय करिए कि दोनों में से कौन सही है गलत है, क्या दोनों करेक्ट हैं, क्या दोनों इनकरेक्ट हैं, एक करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है, ये आपको तय करना है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को गूगल फॉर्म का लिंक जो है दिया गया है वहाँ पे जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्रैक्टिस करिए। और यदि नहीं बन रहा है, यदि आप आंसर कैसे हुआ क्या हुआ इसके लिए आप जहाँ पे स्लाइड पे जो है इसका वहाँ से देख सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। आई होप कि इससे आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। थैंक यू।